हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम कर रहे हैं 8th क्लास के लिए हिस्ट्री का ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 और इस चैप्टर का नाम है रेवोल्यूशन व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर। जब लोगों ने, जब किसानों ने, लोगों ने, जिसमें जवान भी शामिल थे, जमींदार भी शामिल थे, राजा भी शामिल थे, इन सब ने विद्रोह कर दिया था अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। 1857 के अंदर ये स्टार्ट हुआ था और उसके बाद भी चलता रहा था। तो 1857 और उसके बाद की जो ये विद्रोह था उसके बारे में ये चैप्टर है। हमने यहाँ तक का तो ये पहले 2 वीडियो में कर लिया था। अभी हम करने जा रहे हैं ये वाला पार्ट। ओके, though struggles between rulers and the ruled are not unusual, sometimes such struggles become quite widespread as a popular resistance so that the power of the state breaks down। जबकि जो ये स्ट्रगल्स होते हैं, जो संघर्ष होते हैं, जो विद्रोह होते हैं, शासक और प्रजा के बीच में, ये यूजुअल थे, आमतौर पर होते रहते हैं। अभी आप अपने देश में भी देखेंगे तो अलग अलग संघर्ष चलते रहते हैं, कभी बिजली वालों का तो कभी बस वालों का, अभी किसानों का चल रहा है। तो ये शासक और प्रजा के बीच में संघर्ष चालू रहते हैं समटाइम्स। लेकिन कई बार ऐसे स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं, इतने पॉपुलर हो जाते हैं कि जो स्टेट की पावर है वो भी गड़बड़ा जाती है, यानी कि गवर्नमेंट भी गिर जाती है। क्लियर है? तो अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिगिन टू बिलीव दैट दे हैव अ कॉमन एनिमी एंड राइज अप अगेंस्ट एनिमी एट द सेम टाइम। बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों का ये मानना हो गया था, उनका विश्वास था कि उनका सबका एक ही मुख्य तौर पर कॉमन दुश्मन है, जो साझा दुश्मन है, और जो इसके खिलाफ, इस दुश्मन के खिलाफ हमें सेम टाइम पर एकदम से खड़े हो जाना चाहिए। क्लियर है? तो ये उनका लोगों का मानना था और वे इसके खिलाफ एक साथ खड़े भी हुए थे। और वो कॉमन दुश्मन कौन है आपको पता है? वो है यहाँ पर अंग्रेज, ब्रिटिश रूलर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस वक्त। अब म्यूटिनी बिकम्स अ पॉपुलर रिबेलियन। जो विद्रोह है, म्यूटिनी है, विद्रोह होता है। विद्रोह जो है, जो एक छोटा सा विद्रोह शुरू हुआ था, अलग अलग जगहों पर विद्रोह शुरू हुआ था, वो एक जन आंदोलन बन गया। बहुत बड़े लेवल पर ये आंदोलन शुरू हो गया था। तो एक विद्रोह एक जन आंदोलन में कन्वर्ट हो गया। उसके बारे में ये वाला पैराग्राफ है। क्लियर है? यहाँ पे डेफिनेशन भी है। बगावत, विद्रोह। व्हेन सोल्जर्स एज अ ग्रुप डिसओबे देयर ऑफिसर्स इन द आर्मी। ये विद्रोह था जब जवानों ने, जब सैनिकों ने, जब सिपाहियों ने आर्मी के ऑफिसर के आदेशों का उल्लंघन करना शुरू कर दिया, उनके आदेशों को अवमानना शुरू कर दिया। उसके जो ऑर्डर होते थे उनका उन्होंने माना ही नहीं और उनके खिलाफ खड़े हो गए। जैसे कि राइफल, जो बंदूकें होती थी तो उसमें कार्ट्रिजेस थे, वो उन्होंने यूज़ करने से मना कर दिए, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। कईयों उनको 10-10 साल के लिए जेल में भेज दिया गया, उनके साथ बुरा व्यवहार हुआ, उनको नौकरी से निकाल दिया गया। इस तरीके से कई रिबेलियन हुई। मंगल पांडे जैसे जो सैनिक थे महान, वो उनको फांसी की सज़ा सुना दी गई। और भी इस तरीके से अत्याचार हुए। तो फिर एक सेना का, एक जो सिपाहियों का ग्रुप इनके खिलाफ हो गया और अलग अलग जगहों से ये ग्रुप, अलग अलग जगहों से जो ग्रुप्स है वो खड़े हुए और फिर विद्रोह एक बड़े लेवल पर शुरू हो गया। क्लियर है?
For such a situation to develop, people have to organize, communicate, take initiatives and display the confidence to turn the situation around. तो ऐसी सिचुएशन जो यहाँ पर पैदा हुई थी, वहाँ पर लोगों को क्या होना पड़ता है, ऑर्गेनाइज होना पड़ता है, इकट्ठे होना पड़ता है, आपस में बातचीत करनी पड़ती है, उन्हें शुरुआत करनी पड़ती है और फिर उनको अपना कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ाना होता है ताकि ऐसी सिचुएशन को चारों तरफ फैला दें ताकि उनको समर्थन मिले अपने ही लोगों का. Such a situation developed in the northern part of India in 1857. तो ऐसी ही सिचुएशन उठ खड़ी हुई थी 1857 में 1857 के अंदर भारत के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर. भारत का नॉर्दर्न पार्ट में क्या क्या आता है, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब, हरियाणा, ये नॉर्दर्न पार्ट में आता है. तो मुख्य तौर पर दिल्ली, लखनऊ, मेरठ, अवध, यहाँ ये रेवोल्यूशन हुई थी. झांसी उत्तर प्रदेश के अंदर ही आती है ये सब, ग्वालियर, राइट. आफ्टर 100 years of conquest and administration, the English East India Company faced a massive rebellion that started in May 1857 and threatened the company's very presence in India. तो जो 100 साल जीते हुए भारत के देशों को, भारत के जगहों को जीते हुए, भारत के राज्यों को जीते हुए उनको 100 साल हो चुके थे और एडमिनिस्ट्रेशन करते हुए भी 100 साल हो चुके थे. तो ईस्ट इंडिया कंपनी को फिर एक बड़े लेवल पर, मासिव, बहुत बड़े लेवल पर इस विद्रोह का सामना करना पड़ा मई 1857 के अंदर. और जो इस रेवोल्यूशन ने, इस आंदोलन ने, इस विद्रोह ने कंपनी की प्रेजेंस, अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया था. सिपोइज म्यूटेंट इन several places beginning from Meerut and large number of people from different sections of the society rose up in rebellion. अब जो सिपाही है वो उन्होंने विद्रोह कर दिया था. विद्रोह मतलब इनके खिलाफ खड़े हो गए थे कई जगहों पर, अलग अलग जगहों पर ये खड़े हो गए थे. और स्टार्ट हुआ था मेरठ से, जहाँ पर, और एक जो बहुत बड़े लेवल पर लोग हैं वो भी अलग अलग सेक्शन से, चाहे वो किसानों से हो, चाहे वो राजाओं की तरफ से हो, चाहे राजा के नुमाइंदे हो, है ना. सॉरी, ये वर्ड मेरे को शायद से सही से नहीं बोला जा रहा है, नुमाइंदे होता है ना, ऐसा ही कुछ है. तो वह उनके जो विश्वसनीय लोग हैं वो सब नुमाइंदे हैं, वो भी इनके नुमाइंदे नहीं, नुमाइंदे उनके लोग, वो भी क्या हो रहे थे, इस विद्रोह में उठ खड़े हुए. और फिर some regard it as the biggest armed resistance to colonialism in the 19th century anywhere in the world. तो ये जो रिबिलियन शुरू हुई थी, जो विद्रोह शुरू हुआ था, जो ये अपोज करना शुरू हुआ था किसी भी कॉलोनी के अंदर. कॉलोनियलिज्म का मतलब हो गया कि भाई दूसरे देश, दूसरे जगहों पर कब्जा करने वाले. मान लिया अंग्रेज़ों ने भारत पर कब्जा कर रखा था तो ये भारत उनकी कॉलोनी हो गई. तो कॉलोनी के अंदर उठ खड़े होने वाले विद्रोह में ये पूरे देश, पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे एक बड़ा विद्रोह माना जाता है. कई लोगों का ऐसा मानना था, और वो भी आर्म्ड फोर्सेस के साथ और बंदूकों के साथ, गोला बारूद के साथ. क्लियर है. यहाँ पे ये फाइट भी नज़र आ रही हैं. ये अंग्रेज़ अधिकारी है यहाँ पर, ये किसान है और जो सोल्जर्स है वो उठ खड़े हुए हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ. ऑन द इवनिंग ऑफ 3 जुलाई 1857 over 3000 rebellions came from Bareilly, crossed the river Jamuna, entered Delhi and attacked the British cavalry posts. The battle continued all through the night. कैवलरी पोस्ट यानी कि ये जो घोड़ों पर सवार है ये ब्रिटिश है, और जो दूसरे हैं वो इंडियन भी हो सकते हैं, वैसे बंदूकें वगैरह भी है. अभी आप इतना ही समझिए कि भाई एक जो अपोजर है वो है कौन, अंग्रेज लोग है, और एक हमारे भारतीय है. तो लगभग 3000 रिबेल्स यानी कि विद्रोह करने वाले लोग, वो 3 जुलाई 1857 को 3000 लोगों का
एक ग्रुप बरेली से आया और यमुना नदी को पार करते हुए दिल्ली में एंट्री की उन्होंने, और उन्होंने ब्रिटिश के घोड़सवारी वाली जो पोस्ट पर जो सेना है उस पर अटैक कर दिया, और ये लड़ाई पूरी रात चलती रही। क्लियर है? तो ये जो चित्र है ये इसी चीज़ को बता रहा है। घोड़े भी नज़र आ रहे हैं, घोड़ों पर जो ये लोग भी नज़र आ रहे हैं। तो क्लियर हो रहा है कि घोड़ों के ऊपर जो लोग हैं ये किसान है, मुस्लिम है, हिंदू है, जो कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए। शायद ये सो रहे होंगे तो ये घोड़े पर सवार नहीं हो पाए, और घोड़े पर जो सवार है जिन्होंने इस पर काबू पा लिया है वो है हिंदू और मुस्लिम, जो उस वक्त इनके खिलाफ उठ खड़े हुए थे। अलग अलग जगहों से, बरेली से आए थे इकट्ठे होकर के 3000 के आसपास। तारीख दे रखी है 3 जुलाई 1857। तो ये 1 मार्क क्वेश्चन में आपके लिए आ सकता है, तो आपको ये अच्छे से लर्न कर लेनी चाहिए। ठीक है, अब आगे फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, मेरठ से दिल्ली की तरफ। On 29 March 1857, a young soldier, Mangal Pandey, was hanged to death for attacking his officers in बैरकपुर। बैरकपुर में मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया था और उन्होंने अटैक कर दिया अपने ही एक ऑफिसर, जो इंग्लिश ऑफिसर था उसके ऊपर। तो 29 मार्च 1857 में उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था। तो ये एक तारीख है जहाँ पर मंगल पांडे से ही कहा जाता है कि उन्हीं से ये विद्रोह शुरू हुआ था, और फिर जो आर्मी के लोग हैं भड़क गए अंग्रेज़ों के खिलाफ। तारीख है 29 मार्च 1857। सम डेज लेटर सम सिपाहीज ऑफ द रेजिमेंट एट मेरठ refused to do the army drill using the new cartridges, which were suspected of being coated with the fat of cows and pigs. और उसी के कुछ दिनों के बाद कुछ सिपाहियों ने, उसी जो सेना के सिपाहियों ने, मेरठ के सेना के सिपाहियों ने मना कर दिया कि वो आर्मी की जो ड्रिल है उसमें शामिल नहीं होंगे, आर्मी के अभ्यास में शामिल नहीं होंगे। आर्मी का अभ्यास का मतलब समझ गए होंगे, जब वो फाइट करते हुए निशानाबाजी वगैरह करते हैं, तो उसके अंदर उन्होंने शामिल होने से साफ मना कर दिया, क्योंकि उनको लग रहा था कि जो नए कार्टिजेस आए हैं उनके ऊपर सस्पेक्टेड, यानी कि उनको शक था कि उसके ऊपर जो गाय के और सूअर के जो चर्बी है वो चढ़ी हुई है, उसकी एक लेप चढ़ा हुआ है। राइट। 85 sepoys were dismissed from service and sentenced to 10 years in jail for disobeying their officers। तो ये 1 मार्क क्वेश्चन में आ जाएगा, कितने सिपाहियों को डिसमिस कर दिया गया था और उनको कितने टाइम की जेल हुई थी। राइट। और ये कौन सी तारीख थी? तो ये तारीख थी 9 मई 1857। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे जी को फांसी की सज़ा दे दी गई थी, और 9 मई, उसके अगले महीने ही 9 मई 1857 को जो लगभग 85 सिपाहियों को डिसमिस कर दिया गया उनकी सर्विस से, और उनको 10 साल की सज़ा सुना दी गई, क्योंकि उन्होंने अपने ऑफिसर्स की बात नहीं मानी थी। यानी कि उन्होंने सैनिक अभ्यास में शामिल होने से साफ मना कर दिया था। क्योंकि उनको लगा, और ये बात जो उनके सामने आई थी कि जो कारतूस है, ये था भी सच में, जो कारतूस है उसके ऊपर चर्बी चढ़ी हुई थी गाय के लिए, गाय की और सूअर की। गाय जो है हिंदुओं के लिए एक सैक्रेड पशु है, और मुस्लिम जो लोग हैं वो सूअर को मानते हैं, और वो इस तरीके की चीज़ वो पसंद नहीं करते। क्लियर है? द रिस्पॉन्स ऑफ द अदर इंडियन सोल्जर्स इन मेरठ वॉज क्वाइट एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अब जो दूसरे जो सिपाही थे उनका जो इसके प्रति जो रिस्पॉन्स हुआ, जो उन्होंने इसके प्रति पलटवार किया, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, असामान्य था, जो कभी भी सोचा भी नहीं गया था, वैसा हुआ। क्या हुआ? अगले दिन 9 मई को तो उनको सज़ा सुना दी गई थी, और 10 मई को सोल्जर्स है वो मेरठ की जेल में घुस गए
एंड रिलीज द इम्प्रिजेंट सिपाहीज, और उन्होंने जेल में बंद सिपाहियों को 85 सिपाहियों को, और भी कोई जो वहाँ पर शामिल थे उन्हीं के लोग, उनको उन्होंने आज़ाद करवा लिया। दे अटैक्ड एंड किल्ड ब्रिटिश ऑफिसर्स, उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स के ऊपर हमला किया और उनको मार दिया। दे कैप्चर्ड गन्स एंड एम्यूनिशन एंड सेट फायर टू द बिल्डिंग्स एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्रिटिश एंड डिक्लेयर्ड वार ऑन द फिरंगीज। अब उन्होंने क्या किया, वहाँ से जो बंदूकें, पहले तो उन्होंने वहाँ के ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार दिया, और फिर जो वहाँ पर जो गनें थी, बंदूकें थी और जो गोला बारूद था वो भी उन्होंने वहाँ से उठा लिया, अपने कब्जे में ले लिया। और जो ब्रिटिश की जो प्रॉपर्टीज़ थी उस वक्त वहाँ पर, चाहे वो बेंचेस वगैरह, कुर्सियाँ वगैरह, पर्दे, कमरे में जो भी सामान था वो, उनको उन्होंने आग लगा दी और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अब हम फिरंगियों के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं, और उन्होंने अपने युद्ध का उद्घोष कर दिया, युद्ध प्रारंभ कर दिया। राइट, फिरंगीज जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है एक तरीके से उनके लिए बुरे वाक्य के रूप में है, बुरे शब्द के रूप में है, जो कि उनके प्रति घृणा को दर्शाता है। फॉरेनर्स, द टर्म रिफ्लेक्ट्स एन एटीट्यूड ऑफ कॉन्टेम्प्ट, मतलब घृणा का भाव बता रहा है, उनके प्रति दुश्मनी का भाव बता रहा है ये फिरंगी वर्ड। राइट, उसके बाद क्या हुआ, द सोल्जर्स वर डिटरमाइंड टू ब्रिंग एन एंड टू देयर रूल इन द कंट्री, और उन्होंने ये पक्का कर लिया था बस बहुत हो गया, अब हम इन फिरंगियों का, इन ब्रिटिशर्स का, इन जो अंग्रेज़ों का यहाँ अपने देश में से सफाया कर देंगे, क्योंकि अब वो नहीं चाहते थे, कोई भी नहीं चाहता। अब आपका घर है, मान लिया, अब आपके घर के अंदर आकर के कोई दूसरा बंदा, दूसरे घर का बंदा आकर के कहे आपने यहाँ, आप यहाँ क्यों बैठे हैं, ये सोफे यहाँ से यहाँ पे लगाओ, और आप लोगों को मुझे पैसे देने होंगे, मैं आपका एडमिनिस्ट्रेशन करूँगा, तो क्या आप उनको अपने घर के अंदर आने देंगे? क्या आप उनकी मनमानी अपने घर के अंदर करने देंगे? तो बिल्कुल वही चीज़ हिंदुस्तानियों के साथ था, बिल्कुल वही चीज़ भारतीयों के साथ था। उन्होंने भी साफ मना कर दिया, बस बहुत हो गया, अब हम अंग्रेज़ों को मनमानी नहीं करने देंगे, यहाँ से इनको जड़ समेत उखाड़ फेंकेंगे। बट हु वुड रूल द लैंड इंस्टेड? द सोल्जर्स हैड एन आंसर टू दिस क्वेश्चन, द मुगल एम्परर बहादुर शाह जाफर। अब एक लीडर की ज़रूरत थी जिसके अंडर में ये फाइट लड़ी जा सकती थी। तो उनके दिमाग में क्वेश्चन था कि अब अगर ऐसा होता है, ब्रिटिशर्स को भगा दिया जाता है यहाँ से, तो देश का शासन कौन करेगा, देश का कार्यभार कौन संभालेगा, देश को रूल कौन करेगा, राजा कौन होगा? तो इस क्वेश्चन का जवाब था, सोल्जर्स ने के पास इस प्रश्न का जवाब था कि वो हैं मुग़ल एम्परर, मुग़लों के राजा बहादुर शाह जाफ़र, वो होंगे उनके लीडर, उनके अंडर में ये फाइट लड़ी जाएगी। द सिपाहीज ऑफ मेरठ रोड ऑल नाइट ऑफ 10 मई टू रीच दिल्ली इन द अर्ली आवर्स नेक्स्ट मॉर्निंग। तो जो सिपाही है वो पूरी रात चलते रहे 10 मई की रात को, कि वो दिल्ली पहुंच जाए। घंटों तक उन्होंने घुड़सवारी की और वो पहुंच गए दिल्ली। एज न्यूज़ ऑफ देयर अराइवल स्प्रेड, द रेजिमेंट्स स्टेशन्ड इन दिल्ली ऑल्सो रोज अप इन रिबेलियन। जैसे ही पता लगा कि हमारे भाई लोग, हमारे देश के लोग भी अब उठ खड़े हुए हैं और अंग्रेज़ों का सफाया करने के लिए मेरठ से चल पड़े और पहुंचने वाले दिल्ली, तो वहीं पर जो तैनात थे दिल्ली के अंदर, स्टेशन मतलब कि जो वहीं पर तैनात थे लोग, जो वहीं पे तैनात थे आर्मी के जो सिपाही, वो भी इनके खिलाफ विद्रोह उन्होंने कर दिया, वो भी उठ खड़े हुए उनकी सहायता करने के लिए, जो मेरठ से आ रहे थे अंग्रेज़ों का सफाया करने के लिए। अगेन ब्रिटिश ऑफिसर्स वर किल्ड, अब दोबारा से ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार दिया गया। आर्म्स एंड एम्यूनिशंस सीज्ड, और जो बंदूकें हैं और जो गोला बारूद है वो कब्जे में ले लिया गया। बिल्डिंग को आग लगा दी गई। अब ये ट्रायम्फ्स है वर्ड, विजयी, ट्रायम्फेंट सोल्जर्स। अब इसकी प्रोनाउंसिएशन देखते हैं कि क्या है। ट्रायम्फेंट। तो ये ट्रायम्फेंट यानी कि विजयी जो सैनिक है वो क्या हुए, इकट्ठे हो गए रेड फोर्ट, लाल किले की दीवार के
चारों तरफ। वेयर द बादशाह लिव, जहाँ पे बादशाह बहादुर शाह जाफर रहते थे, और उन्होंने डिमांड करनी स्टार्ट कर दी कि वो उनसे मिलना चाहते हैं। राइट, द एम्परर was not quite willing to challenge the mighty British power, but the soldiers persisted. They forced their way into the palace and proclaimed Bahadur Shah Jafar as their leader. बहादुर शाह जाफर जो एम्परर थे उस वक्त, वो एक दूरदर्शी थे। उनको लगा कि ये अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना हंसी खेल नहीं है और ये बहुत ताकतवर है और हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि भाई हम नहीं लड़ेंगे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ क्योंकि वो बहुत ताकतवर है, हम लोग कम हैं। लेकिन अब फिर वो जो सोल्जर्स थे वो अपनी बात पर कायम रहे, वो लगे रहे और उन्होंने दबाव डाला और वो फोर्सफुली पैलेस के अंदर एंट्री उन्होंने कर ली और उन्होंने बहादुर शाह जाफर को अपना लीडर बताते हुए उनके जयघोष करने शुरू कर दिए। द एजिंग एम्परर हैड टू एक्सेप्ट दिस डिमांड। एजिंग का मतलब हुआ कि जो उनकी उम्र है वो बहुत ज़्यादा थी उस वक्त, वो काफ़ी एज थे। तो जो वृद्ध एम्परर ने अब उनकी डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया। राइट, ही रोट लेटर्स टू ऑल द चीफ्स एंड रूलर्स ऑफ द कंट्री टू कम फॉरवर्ड एंड ऑर्गेनाइज अ कॉन्फेडरेसी ऑफ इंडियन स्टेट्स टू फाइट द ब्रिटिशर्स। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने पत्र लिखने शुरू कर दिए अलग अलग चीफ्स, जो भी उस वक्त चीफ थे अलग अलग जगहों के जो नेता थे उनको, क्योंकि उन्होंने देश को बांट रखा था। तो वो भी उन्हीं के लोगों को कार्यभार संभाल रखा था। टैक्स वगैरह इकट्ठा करना है, यहाँ से इनको एडमिनिस्ट्रेट करना है, जैसे अंग्रेज़ कहेंगे वैसे ही। तो उन चीफ्स पर जो कि लगता था कि वो उनकी बहुत मदद कर सकते हैं, उनको उन्होंने पत्र लिखे। और जो रूलर्स हैं उनको भी पत्र लिखे। छोटे लेवल पर जो राजा थे उनको चीफ्स कह देते हैं, चलो, और जो बड़े लेवल पर राजा थे उनको रूलर्स कह दिया। रूलर के अंडर में भी तो लोग होते हैं, जैसे कि स्टेट पर चीफ मिनिस्टर हो गए, स्टेट के नीचे क्या है, डिस्ट्रिक्ट्स हो गई, मंत्री हो गए उनके, और है ना। तो ये वैसे ही रूलर जो है वो चीफ मिनिस्टर हो गया और उनके अंडर में और मंत्री हो गए। वैसे ही प्राइम मिनिस्टर अपने एक बड़े लेवल पर हो गए, फिर चीफ मिनिस्टर हो गए, इस तरीके से। तो चीफ छोटे लेवल पर हो गए, जिनको जो रूलर्स है उन्होंने कार्यभार संभाल रखा था ऑर्गेनाइजेशन करने का, एडमिनिस्ट्रेशन करने का, रख रखाव सिस्टम चलाने का। तो रूलर्स को और चीफ्स को लेटर लिख दिए गए, देश के सभी जो रूलर्स है और जो चीफ थे, मुखिया थे, उनको, कि वो आगे बढ़े और अपनी एक सेना बनाए, अपना एक संघ बनाए भारतीय स्टेट्स का, ताकि वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ सके। ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी एक संघ बनाए और उनके खिलाफ लड़े। दिस सिंगल स्टेप टेकन बाय बहादुर शाह जाफर हैड ग्रेट इम्प्लीकेशंस। इस एक स्टेप ने ही एक बहुत बड़ा जो है जन आंदोलन शुरू कर दिया, मतलब एक बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाला, बहुत ज़्यादा बड़े इसके परिणाम निकले। क्योंकि अब एक लीडर होता है ना, तो फिर सबको एक हौसला हो जाता है कि हाँ, अब हमें कर देना है, मुंह तोड़ जवाब देना है, भगा देना है, हमें अब आज़ाद होना है। क्लियर हो रहा है? तो इसका एक बहुत बड़ा परिणाम निकला और सब लोग एक छत्र के नीचे इकट्ठे हो गए, और वो था बहादुर शाह जाफर का। द मुगल डायनेस्टी हैड रूल्ड ओवर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री। मुगल डायनेस्टी बहुत बड़े पार्ट पर, देश के बहुत बड़े भाग पर राज कर चुके थे। जो राजा अकबर से शुरू हुआ था उसके बाद लगातार चलता रहा था। तो मुगल डायनेस्टी वहीं से शुरू होती है, बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर आगे और कंटिन्यू। मोस्ट स्मॉलर रूलर्स एंड चिफ्टियंस कंट्रोल डिफरेंट टेरिटरीज ऑन बिहाफ ऑफ द मुगल रूलर। तो जो मुगल डायनेस्टी है वो बड़े हिस्से पर राज कर चुकी थी, और जो छोटे जो रूलर्स है और जो चिफ्टन्स थे वो कंट्रोल डिफरेंट टेरिटरीज, अलग अलग हिस्सों पर को कंट्रोल कर रहे थे, रूल कर रहे थे मुगल रूलर के अंडर में। थ्रेटेंड बाय द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल, मैनी ऑफ देम फेल्ट दैट इफ द मुगल एम्परर कुड रूल अगेन
they too would be able to rule their own territories once more under the Mughal authority. तो अब जो वो चिफ्टन्स थे, जो रूलर्स थे, उनको भी अब ये विश्वास हो गया कि अगर वो भी अंग्रेज़ों के खिलाफ, क्योंकि अंग्रेज़ लगातार फैल चुके थे और वो उनका जो राजकाज है वो ठप हो गया था, वो खुले तौर पर अपना काम नहीं कर पा रहे थे या फिर उनके हिस्से ले लिए गए थे, अंग्रेज़ों ने छीन लिए थे। तो ब्रिटिश रूल की वजह से, कि एक्सपेंशन की वजह से उनको नुकसान हुआ था। तो वे अब बहुत ज़्यादा जो उनमें से ही जो वे रूलर्स थे वो ये सोचने लगे थे कि अगर मुग़ल एम्परर दोबारा से राज में आ जाए, मतलब पूरे देश का राजकाज फिर दोबारा से मुग़ल एम्परर के अंडर में आ गया, तो वो भी दोबारा से अपनी टेरिटरी में रूल कर सकते हैं, राज कर सकते हैं मुग़ल अथॉरिटी के अंडर में। तो उनको भी ये विश्वास हो गया था। तो इस विश्वास के साथ वो भी इनके साथ जुड़ गए, इस क्रांति में उन्होंने अपना योगदान दिया। द ब्रिटिश हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस टू हैपन। ब्रिटिशर्स को उन्होंने ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ऐसा भी हो जाएगा, क्योंकि उनको लगा था कि ये आमतौर पर ऐसा होता रहता है और ये भी ऐसे ही हुआ और ये दब जाएगा अपने आप ही। दे थॉट the disturbance caused by the issue of the cartridges would die down। उनको लगा था कि जो ये डिस्टर्बेंस पैदा हुई है, जो ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है कार्टिजेस के यूज के लिए, ये अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो बहादुर शाह जाफ़र जी के डिसीजन की वजह से ये जो रिबिलियन है ये एक बड़े लेवल पर उठ खड़ी हुई, ड्रामेटिकली, मतलब कि एक नाटकीय अंदाज के अंदर, मतलब बिल्कुल एकदम से आग पकड़ गई हो, जैसे कि ये समझ लीजिए कि आग लगी हुई है और उसके अंदर मिट्टी का तेल डाल दिया हो, वैसा ही हो गया। तो उनके जो उन्होंने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। वो अपने आप, ये जो रेवोल्यूशन है, ये विद्रोह ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि एकदम से आग पकड़ गया और बहुत ज़्यादा लेवल पर, बड़े लेवल पर बढ़ गया। Often when people see an alternative possibility, they feel inspired and enthusiastic। जब आमतौर पर क्या होता है, लोग इस अल्टरनेटिव को, जो ये पॉसिबिलिटी हुई है, इससे वो इंस्पायर्ड हुए और उत्साहित हो गए जो ये कदम उठा। इट गिव्स देम द करेज, होप एंड कॉन्फिडेंस टू एक्ट। जो ये विद्रोह उठ खड़ा हुआ एक बड़े लेवल पर, इसकी वजह से लोगों को के अंदर भी एक विश्वास पैदा हो गया, साहस आ गया उनके अंदर आशा जग गई और जो विश्वास है वो भी जग गया कि अब उन्हें भी क्या है, काम करने के लिए ये तीनों चीज़ें मिल गई थी। उनको मिल गया था साहस, उनको मिल गई थी आशा और उनको मिल गया था आत्मविश्वास। क्लियर हुआ? तो यहाँ तक का अभी हम करेंगे। इसके बाद का रिबिलियन स्प्रेड्स, रिबिलियन कैसे फैली, ये करेंगे आगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो आपको क्या करना है, ओके। तो अब इसका एक बार सार देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा कि जो ये रेवोल्यूशन है ये शुरू हुई मंगल पांडे जी के बलिदान के साथ, जो कि 29 मार्च 1857 के अंदर उनको फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। और फिर ये देख कर के जो और सिपाही उठ खड़े हुए जिसमें रेवोल्यूशन हुई, और उससे पहले क्या हुआ, 29 मार्च 1857 को उनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी। और फिर जो 85 सोल्जर्स को सज़ा सुना दी गई, क्योंकि उन्होंने भी मना कर दिया था कि हम ये कार्टिजेस वगैरह इस्तेमाल नहीं करेंगे, सैनिक अभ्यास में शामिल नहीं होंगे। फिर हुई रेवोल्यूशन और फिर जो जेल थी उसमें उन्होंने अटैक कर दिया, सेना को छुड़ा लिया, जो सेना के जो लोग थे उनको छुड़ा लिया और ऑफिसर्स को मार दिया। इसी प्रकार से वो पहुंच गए दिल्ली के अंदर जाकर के वही के जो दिल्ली के जो सिपाही है वो भी उनके साथ मिल गए और उन्होंने बहादुर शाह जाफ़र जी को मना लिया कि वो इंडियन आर्मी के लिए, भारतीय के लिए हिंदुस्तानी फ़ौज की अगवानी करे और उनके लीडर के रूप में कार्य करे। पहले तो वो नहीं माने, लेकिन फिर दबाव पड़ने पर उनको लगा कि चलो ठीक है, ये हमें जब ये लोग इतना बलिदान करने के लिए तैयार है तो मैं क्यों पीछे हटूँ। तो वो भी उन्होंने हामी भर दी। और जो अंग्रेज़ों ने सोचा था कि ये जो विद्रोह है ये अपने आप ही ठंडा हो जाएगा, नहीं हुआ और विद्रोह उठ खड़ा हुआ। अब ये किस प्रकार से फैला
और क्या क्या इसके अंदर हुआ। झांसी की रानी जी के बारे में भी हम जानेंगे। तात्या टोपे जो और जो नाना साहेब है और जो बादशाह थे उनके बारे में भी जानेंगे, कैसे उन्होंने इसमें अपना योगदान दिया, लेकिन फिर भी अंग्रेज इसमें जीत गए थे, वो दबाने में कामयाब हो गए। और दबाने के बाद जो उन्होंने देश के अंदर अलग अलग परिवर्तन किए, उन्होंने समझा और फिर उन्होंने इस बात को भी लागू कर दिया कि चलो एडॉप्टेड जो चिल्ड्रन हैं उनको भी हम स्वीकार करेंगे। और आगे आने वाले टाइम के अंदर जब एक राजा है, राजा का उत्तराधिकारी ही राजा बनेगा, हम उसकी टेरिटरी को दोबारा नहीं लेंगे। उन्होंने बात मान ली। और एक बात और हुई, वो ये हुई कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वहाँ से ये कार्य जो देश का शासन उनके हाथ से निकल करके जो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उनके हाथ में चला गया। और फिर कुछ और परिवर्तन हुए, वो हम आगे आने वाले पार्ट के अंदर समझेंगे। तो होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे ये वाला इसके आगे का पार्ट, और साथ में एक चाइना की एक घटना भी है लास्ट के अंदर, वो भी समझेंगे। ओके, ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।